मैं नालंदा बोल रहा हूँ। एक समय में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, मैं दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी रहते और शिक्षा ग्रहण करते। मेरे आंगन में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते, जो 2 लाख वर्ग मीटर में फैले और 3 लाख से अधिक किताबों के कोशागार को समेटे मेरे इस परिसर में असीमित ज्ञान का वहन करते। पर ज्ञान का पुंज कहे जाने वाले मुझे जला दिया गया, और साथ ही जला दिए गए वो ग्रंथ, वो पुस्तकें जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच ही न पाईं। ये मेरी कहानी है, जो 3 महीनों तक लगातार जलता रहा और देखता रहा उस दुनिया को जो इसी ज्ञान की कमी की वजह से अंधकार में जा रही थी। हजारों दुर्लभ ग्रंथ मेरे आंसुओं में हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। ये मेरी कहानी है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा और तक्षशिला के बाद सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसका निर्माण गुप्त राजवंश के राजा सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने सन 450 ईस्वी में करवाया था। ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा अर्थात हायर एजुकेशन का प्रमुख केंद्र था। इसका निर्माण एक समय मगध की राजधानी रहे गिरिव्रज, वर्तमान भारत के राजगीर में करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय था, यानी इसमें हॉस्टल की सुविधा थी। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी यहीं परिसर में ही रहते थे। भारतवर्ष हमेशा से ही दुनिया में ज्ञान का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते, जिनका रहना, खाना और पढ़ाई निशुल्क होता था। एक बार में लगभग 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पढ़ते, जिनकी चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होती। इन 10,000 विद्यार्थियों के लिए लगभग 2,500 से ज्यादा अध्यापक नियुक्त थे। नालंदा के छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथ्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स और मेडिकल साइंस समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े बड़े हॉल, 10 मंदिर और कई अध्ययन कक्षों के साथ एक विशाल 9 मंजिला पुस्तकालय भी था। पुस्तकालय के 9 मंजिल 3 भागों में बटे हुए थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। नालंदा के पुस्तकालय में 3 लाख से अधिक किताबें, ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं। नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म का भी एक बड़ा केंद्र था। नालंदा में कई विद्वानों ने विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई की, जिनमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति और नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय लोकतंत्र प्रणाली से कार्य करता था। विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति अपनी 2 समितियों के साथ करते। एक समिति शिक्षा का कार्य देखती, दूसरी समिति आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन को संभालती। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान किए गए थे, जिनकी आय और अनाज से छात्रों के खाने और रहने की व्यवस्था की जाती। नालंदा में छात्र संघ का चुनाव भी होता। जीता हुआ संघ छात्रों के हितों के बारे में काम करता। ये सिस्टम आधुनिक प्रणाली में भी हमें देखने को मिलता है। समय के साथ गुप्त वंश के पतन के बाद भी
आने वाले सभी शासकों ने इसके संरक्षण में योगदान दिया। समय बीतता गया और नालंदा की चमक पूरी दुनिया को रोशनी दे रही थी। लेकिन सन 1199 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्क लुटेरे की नजर नालंदा पर पड़ी। अफगानिस्तान के खलज कबीले में पैदा हुआ बख्तियार 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में काम करने भारत घुस आया। खिलजी धर्मांध और बर्बर था। सेना के पदों पर काम करते हुए उसने अपनी जगह बनाई और ताकत हाथ में आते ही उसने इस्लाम के नाम पर नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला बोल दिया। हमला इतना बर्बर था कि निहत्थे और अनजान विद्यार्थियों, अध्यापकों और कई बौद्ध भिक्षुकों को काट डाला गया। हजारों की संख्या में संघार हुआ और इतने पर भी जब उसे चैन नहीं मिला तो उसने विश्व की सबसे बड़ी ज्ञान की धरोहर को आग लगा दी। किसी समाज अथवा देश की शिक्षा और ज्ञान ही उसकी आने वाली पीढ़ियों का आधार होता है। नालंदा धूं धूं कर 3 महीनों तक जलता रहा और उसके साथ जलती रही वो अनमोल हस्तलिपियां, वो ग्रंथ, वो पुस्तकें जिनकी कोई दूसरी प्रति नहीं थी। अर्थात वो किताबें और ग्रंथ क्या थे, अधिकतर को हम कभी जान नहीं पाएंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारतवर्ष के विरोधियों ने मनगढ़ंत इतिहास और ग्रंथों की गलत व्याख्याएं शुरू कर दी। सभी ओरिजिनल ग्रंथ, रिसर्च, लिपियां उस लुटेरे की घृणा में जल गए। नालंदा जल गया और उसके साथ जल गया वो इतिहास जो भारतवर्ष की भव्यता की गवाही देता था। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भारत में आज भी उस लुटेरे के नाम पर एक शहर का नाम है जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक अपूर्ण क्षति दी।